अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईरान और इसराइल की लड़ाई भले ही रुक गई है, लेकिन जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, लग नहीं रहा है कि मामला यहीं पर रुक जाएगा। इस दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा अयतुल्लाह खामनई, जिनके हवाले से वेस्टर्न मीडिया लगातार ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रही थी कि वो छुप चुके हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आवाम के सामने नहीं आ रहे हैं। और सिर्फ वेस्टर्न मीडिया नहीं, बल्कि इंडिया की मीडिया भी इस्लामोफोबिया में या मुस्लिम देशों के मामले में वेस्टर्न मीडिया के साथ नजर आती है। और यहाँ भी एक 86 साल के बुजुर्ग शख्स के लिए जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की जा रही थी, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे थे, बेहद शर्मनाक है और उसको बताया भी नहीं जा सकता कि क्या उनका तरीका था। लेकिन सुप्रीम लीडर ने 26 जून को सामने आकर के पूरी कौम से खिताब किया, उन्होंने हौसला दिया। उनके ट्विटर पर भी लगातार उनके स्टेटमेंट सामने आए और उन्होंने कहा कि ईरान कभी झुका नहीं है, बल्कि ईरान हमेशा लड़ता रहा है, ईरान को जीत मिली है। और अमेरिकी सदर ने ट्वीट करके कहा था, बार बार कहा था ईरान से अनकंडीशनल सरेंडर करने को, लेकिन उन्होंने कहा कि लोगों ने मजाक उड़ाया है, क्योंकि ईरानी कौम हमेशा लड़ती है, जीतती है। उसके अलावा एक और बड़ा मामला है, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसको ईरान अब तक सपोर्ट करता हुआ आया है, लेकिन अब ईरान ने उसको सपोर्ट करने से इनकार कर दिया है। एनपीटी में ईरान रहेगा, नहीं रहेगा, और ईरान आगे किस तरह इस लड़ाई को जारी रखेगा। उसके अलावा गजा पट्टी और फलस्तीन के जो हालात है फिलहाल यूं ही बरकरार है, क्योंकि पूरी दुनिया को उम्मीद ये थी कि जब ईरान के हमलों से इसराइल में तबाही और बर्बादी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो कम से कम जब सीज फायर की बातचीत होगी तो ईरान इस शर्त को भी रखेगा कि इसराइल गजा पट्टी पर अपने हमले को बंद करे, तभी ईरान का हमला गजा पट्टी पर ईरान का हमला इसराइल पर बंद होगा, क्योंकि ईरान के हमलों ने इसराइल और गजा पट्टी को एक सफ में लाकर खड़ा कर दिया था। तो इन तमाम इश्यूज पर तफसील से बातचीत करेंगे मोहम्मद हुसैन सूरतवाला से, जो इंडिया के मुंबई से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इस वक्त ईरान में मौजूद हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, तमाम उमूर पर गहरी नजर है। हुसैन सूरतवाला साहब, मिला टाइम्स में खुश आमदीद और खैर मकदम है आपका। और सबसे पहले तो आपसे मैं यही जानना चाहूँगा, बल्कि सुप्रीम लीडर के बयान पर आने से पहले, कि इस वक्त ईरान की मौजूदा सूरत हाल क्या है? क्या मार्केट खुल चुकी है? आवाम में पहले की तरह चहल पहल बाकी है? जो लोग अपने घरों को छोड़कर गए थे वापस आ चुके हैं, वहाँ प्रोटेस्ट भी लगातार हो रहे हैं, क्या सूरत हाल है ईरान की? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके चैनल पर आ सका। मैं आपको और आपके तमाम नाज़रीन को अर्ज़ करना चाहता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व रिज़वानुहु इंशाअल्लाह। जी, शम्स तबरेज़ साहब, जिस वक़्त 13 जून को ईरान के ऊपर हमला हुआ था, वो जुमा का दिन था, जुमा का दिन छुट्टी का दिन था। लेकिन उसके दूसरे ही दिन से सैटरडे और फिर जो वर्किंग डेज़ हैं यहाँ पर मार्केट पूरी तरह से बंद नहीं हुए थे। चहल-पहल लोगों के दरमियान सिटीज़ के अंदर वैसे ही थी, जैसे नॉर्मल दिनों में होता है। लेकिन तेहरान में और तबरेज़ में, कुछ शहरों में जहाँ इसराइल ज़्यादा टारगेट कर रहा था, वहाँ पर हुकूमत ने अपने यहाँ के कारमंदों को, काम करने वालों को अलग-अलग हिस्सों में बाँट दिया था। यानी कुछ लोगों को ये कहा था कि अल्टरनेटिव डेज़ पर आपको आना होगा। रोज़ाना हर डिपार्टमेंट के पूरे लोग नहीं आ रहे थे इस तरह से, लेकिन बैंक्स भी चल रहे थे और हुकूमत के जितने इदारे हैं, वो भी चल रहे थे। चूँकि स्कूल की छुट्टियाँ हो चुकी थी, इम्तिहान का टाइम था, तो बहुत सारे प्रोविंस में, स्टेट्स में इम्तिहानात को भी कैंसल नहीं किया गया था और कुछ प्रोविंस में इम्तिहानात को कैंसल या पोस्टपोन किया गया था और वो इम्तिहानात भी अभी लेने के लिए अनाउंस किया जा चुका है। तो यहाँ के मार्केट के हालात उस वक्त से, जब से एक तरफा जंग बंदी हुई है, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा सीज फायर, लेकिन अब तक के ऑफिशियली ईरान ने कहीं पर भी सीज फायर का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है। ईरान ने इसको एक तरफा जंगबंदी कहा है और उसकी वजह भी जो यहाँ एक्सपर्ट बयान करते हैं वो ये है कि जिस वक्त ईरान ने अल उदैद के ऊपर हमला किया तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कतर के किंग को कॉल किया और कॉल करके उनसे ये कहा कि आप हमारे दरमियान सालिसी का काम कीजिए और ईरान से ये रिक्वेस्ट कीजिए कि हम इसराइल को मनवा चुके हैं सीज फायर के लिए, ईरान भी मान ले।
तो ईरान ने सीज फायर नहीं बल्कि ईरान ने जवाब में कतर के एहतराम में ये जवाब दिया था कि अगर वो सीज फायर के लिए कहते हैं तो आप उनको ये कहिएगा कि अगर वो हम पर हमला बंद करेंगे तो हम भी हमला कंटिन्यू नहीं करेंगे। इसीलिए सीज फायर ऐसा कि जिसमें दोनों में बैठकर कुछ शर्तों पर बात हुई हो, अभी तक के ऐसा नहीं हुआ है। लिहाजा सीज फायर नहीं, एक तरफा मतलब ये पॉज जंग हो। बंदी अभी नहीं हुई है, आप इसको दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि लड़ाई अभी जारी है, हमले बंद हो चुके हैं, या जी, ईरान अभी भी हमले हालत बंद हो। में है? जी, ईरान अभी भी हालत-ए-जंग में है और आपको सुन के शायद ताज्जुब होगा कि ईरान ने अभी अपना मिडल सेंटर और उसके अलावा वेस्टर्न जो उसका एयर स्पेस है, उस एयर स्पेस को अभी तक के ओपन नहीं किया है और इसको कल तक के लिए फिर एक्सटेंड कर दिया है। ईस्टर्न जो मशहद की तरफ और ज़ाहिदान की तरफ वाला जो इलाका है, वहाँ का एयर स्पेस उसने ओपन कर दिया है। लेकिन उसने अभी अपना सेंट्रल और उसके अलावा वेस्टर्न एयर स्पेस भी ओपन नहीं किया है। ईरान के अंदर हालात में इस नुक्ते की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट है। वो लोग जो 13 जून के हमले में शहीद हुए थे, कमांडर, साइंटिस्ट, आईआरजीसी की बड़ी पोस्ट के बहुत सारे लोग थे, जिनमें सरदार सलामी का नाम है, जिनमें बाकरी का नाम है, हाजी जादे, ये तमाम लोगों की तशय्ये जनाजा भी कल होने वाली है तेहरान के अंदर, जिसके लिए आज बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। जंग शुरू होने के बाद आज तीसरा जुमा था, जो लोगों ने नमाज जुमा के जरिए से नमाज जुमा में शिरकत किया है। पहला जुमा 13 जून को था जब इसराइल का हमला हुआ है। कहा जाता है कि उस 13 जून के जुमे के अंदर पब्लिक बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत किया था नमाज जुमा में और ये बताने की कोशिश किया था कि इसराइल के हमले से डरते नहीं है। दूसरे जुमा में फिर पब्लिक ने शिरकत किया, अवाम ने शिरकत किया, ये बताने के लिए कि हमलों के बावजूद हम न डरे हैं न झुकेंगे और हम हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। और कहा जाता है कि बड़े सिटीज में 10 बराबर से ज्यादा लोगों ने जुमा में शिरकत किया है। यानी फर्ज कीजिए कि आम तौर पर अगर 1000 लोग शिरकत किया करते थे तो अब 10,000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत किया है उस सिटी के अंदर, अगर फिगर में देखा जाएगा। आज के जुमा में भी पब्लिक ने बहुत शिरकत किया है और आज के जुमा में भी इमाम जुमा और जमाअत जो थे अलग अलग जगह के, जिन्होंने खुतबा पेश किया है, उन्होंने पब्लिक का और अवाम का शुक्रिया अदा किया है इस बात के ऊपर कि इस जंग की बरकत से इन अवाम ने जो आपसी इत्तेहाद का और एक जेहती का मुजाहिरा किया है, ये खुदा की बख्शिशों में से एक बहुत बड़ी बख्शिश और खुदा की अताओं में से एक बहुत बड़ी अता है जो इस कौम को अभी नसीब हुई है। तो ये अहम पॉइंट हालात के एतबार से मैं बयान करना चाहता था। रही बात ये कि जिसकी तरफ आपने इशारा किया था कि अमेरिका ने और इसराइल ने एक तरफा जंग बंदी, लेकिन ईरान अपनी तरफ से इस एक तरफा जंग बंदी को कंडीशनल उसने माना है, तो ये अभी जंग के हालात के लिए तैयार है पूरी तरह से। बिल्कुल, सुप्रीम लीडर का जिस तरह कल पैगाम जारी किया गया, उसके क्या मैसेज है? ईरानी कौम पर, पूरी दुनिया के हालात पर क्या असर पड़ा है उसका? बिल्कुल, सुप्रीम लीडर का मैसेज ये तीसरा मैसेज है 13 जून के बाद से, हमले के बाद से। पहले मैसेज में उन्होंने इसराइल के हमले के कुछ घंटों के बाद मैसेज दिया था, 2 या 3 घंटों के बाद में। उस मैसेज में उन्होंने इसराइल के हमले को एक तरह से कहा था कि हाँ, इस हमले में यहाँ के बड़े-बड़े कमांडर्स को शहीद कर दिया गया है, लेकिन उनकी जगह जो आएँगे, पहले वाले कमांडर के रास्ते को और तेज़ी से और मजबूती से आगे लेकर जाएँगे। लेकिन कल का जो तीसरा मैसेज था, वीडियो मैसेज था, इस वीडियो मैसेज के अंदर तकरीबन 7-8 मिनट का था। 4 पॉइंट्स की तरफ उन्होंने इशारा किया है। 3 मुबारकबादियां पेश की हैं उन्होंने उस मैसेज के अंदर। पहली मुबारकबादी पेश की है अपने अवाम के नाम पर, ईरानी अवाम के नाम पर, और उस मुबारकबादी में ये कहा है कि आपको मुबारक हो कि आपकी मदद से और आपके जरिए से जो यहाँ पर सिपाह और फौज बनी है, जो आप ही में से निकल कर आई है, इनके जरिए से, खुदा की मदद के जरिए से हम लोगों ने इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और हमने इसराइल को बुरी तरह से कुचल दिया है। तो ये उसको घुटने टेकने पर मजबूर करना और उसको कुचलना, ये आप लोगों को मुबारक हो। और आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपने पैगाम में ये भी कहा है कि हमने इसराइल का जितना भी मुहासिबा था, जितना भी उसका कैलकुलेशन था, हम उस कैलकुलेशन से ऊपर बढ़कर निकले हैं और हमने उनके तमाम कैलकुलेशन
कैलकुलेशन और मुहासिबात को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। इसराइल ये समझता था कि हमको मारेगा और उसको जवाब नहीं मिलेगा। अब ये उसके लिए उसका जो हिसाब किताब था वो गलत था और ये गलत साबित हुआ है। दूसरी चीज जो उन्होंने इस पैगाम में कही है वो ये कि आपको मुबारक हो कि आपकी मदद से हमने अमेरिका को भी सबक सिखाया है। एक अहम नुक्ता जो उन्होंने इस पैगाम में जिसकी तरफ इशारा किया है वो ये था कि अमेरिका ने क्यों डायरेक्ट ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया है। तो वो खुद जवाब देते हैं कि अमेरिका ने इसलिए हमला किया था कि अमेरिका इसराइल को और ज्यादा नाबूदी से बचाना चाहता था। उसको ये लग रहा था कि अगर अब इससे ज्यादा वो रुकेगा और इस जंग के अंदर डायरेक्ट एंटर नहीं करेगा तो नतीजे में इसराइल पूरी तरह से नाबूद हो सकता है। अभी सिर्फ कुचला गया है और अभी उसको घुटनों पर लेकर आया गया है, लेकिन अगर अमेरिका एंटर नहीं करेगा तो हो सकता है पूरी तरह से नाबूद हो जाए। तो वो कहते हैं कि अमेरिका ने इसलिए एंट्री की थी ताकि इसराइल को नाबूदी से बचाए पूरी तरह से। लेकिन वो एंट्री करके ये समझ रहा था कि वो हमको मारेगा और फिर हम उसको जवाब नहीं देंगे, तो ये उसका कैलकुलेशन भी गलत था और हमने उसे एक मजबूत तमाचा मारा है। हमने अल उदैद के ऊपर हमला किया है और हमने उनको ये बता दिया है कि अब कभी हमारी तरफ आंख उठाकर देखा जाएगा तो हम उसका भी कड़ा जवाब देंगे। साथ साथ में उन्होंने यहाँ पर एक और पॉइंट को मेंशन किया और वो पॉइंट ये था, वो इस पैगाम में कहते हैं कि हमने अमेरिका को ये बता दिया है कि वो ये भी मेंशन करते हैं कि अमेरिका ने जो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया था उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर बयान किया है। बिल्कुल वैसे ही अल उदैद के ऊपर जो हमला हुआ है उसको बहुत छोटा बयान करने की कोशिश की गई है। अमेरिका के हमले से उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना अमेरिका ने बयान किया है और अमेरिका का अल उदैद पर उससे ज्यादा नुकसान हुआ है जितना उसने अपने बयान में बताया है। तो अमेरिका का नुकसान ज्यादा हुआ है, हमारा नुकसान अमेरिका के बताए हुए नुकसान से कम हुआ है जो न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर उसने हमला किया था। तीसरा पॉइंट जो उन्होंने उस पैगाम में दिया है, अपनी अवाम को उन्होंने मुबारकबाद पेश की है इस बात के ऊपर कि इस सख्त वक्त में तमाम इख्तिलाफ नजर को आपने परे रखा, अलग रखा और उसके बावजूद आप लोग उसको अलग करने के साथ में आप लोगों ने दुश्मन के मुकाबले में 9 करोड़ अवाम का इत्तेहाद, 9 करोड़ अवाम की यकजहती, ये हमारी जीत का बहुत बड़ा राज है और इस जंग का एक बहुत बड़ा नतीजा है। ये अल्लाह की नेमतों में से एक बड़ी नेमत है जो हमें अता हुई है, इसके ऊपर मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, उन्होंने कहा है। चौथा पॉइंट जो वो खुद कहते हैं कि इस पूरे पैगाम की रूह है और इस पूरे पैगाम का अहम नुक्ता वो चौथा पॉइंट है, वो ये कहते हैं कि जिस वक्त ये जंग शुरू हुई थी तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने शुरुआती दिनों में ही ये कह दिया था कि इस जंग का मकसद ये है कि हम ये चाहते हैं कि ईरान को पूरी तरह से घुटने टेकने पर मजबूर कर दें और अपने सामने झुकवा दें। अमेरिका के प्रेसिडेंट का ये बयान है, नेतन्याहू ने भी ये बयान दिया था लेकिन उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट के नाम से कोट किया है और कहा है कि ये 45 सालों में अगर हम देखें तो 45 सालों में तमाम प्रेसिडेंट जो अमेरिका के आए हैं सबका मकसद हमेशा यही हुआ करता था कि ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर करवाएं किसी तरीके से। लेकिन पहले वाले प्रेसिडेंट्स में और अभी के प्रेसिडेंट में एक बड़ा फर्क है और वो ये कि उनके दिल की बात दिल में रह जाती थी और इसने अपनी जबान पर उस बात को जाहिर कर दिया है। जितने भी नारे पहले लगाए जाते थे ईरान की मुखालिफत में, कभी ये कहा जाता था कि ईरान की जौहरी तंसीबात और न्यूक्लियर साइट्स वो हथियार बनाने की तरफ जा रही हैं, तो वो तंसीबात और ये बहाना हुआ करता था ईरान को घुटने पर लाने के लिए। कभी ये कहा जाता था कि ईरान में खवातीन के हुकूक की रियायत नहीं की जा रही है, तो ये भी एक झंडा हुआ करता था ईरान को घुटने पर लाने के लिए। कभी ये कहा जाता था ईरान में हुकूक बशर की रियायत नहीं की जा रही है, तो ये भी एक अलम हुआ करता था ईरान को घुटने पर लाने के लिए। इसी तरह से उन्होंने और एक दो उन्वान की तरफ इशारा किया था कि कभी अगर ये कहा जाता था कि ईरान में डेमोक्रेसी नहीं है, तो ये भी एक झंडा था ईरान को घुटने पर लाने के लिए। ये तमाम चीजों को इस्तेमाल किया जाता था परचम की सूरत में, अलम की सूरत में, और असल मकसद उनका हमेशा ये होता था कि ईरान को घुटने पर लेकर आए। लेकिन ये तमाम प्रेसिडेंट अपने दिल की बात को दिल में रखते थे। इसने खुलकर इस बात को कहा है, लेकिन इस बात को जो उसने कहा है, जो भी हमारी तारीख को जानता है
जो भी हमारी सकाफत को जानता है, जो भी हमारे तमद्दुन को जानता है, ट्रंप की ज़बान से इस जुमले को उन लोगों ने इस तरह से देखा है कि छोटा मुँह और बड़ी बात है। कोई इसको सीरियस नहीं ले रहा है और इंशाअल्लाह खुदा की मदद से, जैसे हम अब सब मिलकर दुश्मन के मुकाबले में खड़े हुए हैं और हमें कामयाबी मिली है, आगे भी हम इसी तरह से खड़े रहेंगे और अपने इमाम, वक़्त के इमाम और खुदा की रज़ायत को हम इसके ज़रिए से हासिल करेंगे। उन्होंने अपने पैगाम में ये ज़िक्र किया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने पूरे पैगाम का एक तरह से खुलासा भी बताया, उसका मतलब भी बताया। एक बात जो आपने पैगाम में कहा कि ईरान के हमले में अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसको बहुत छोटा करके पेश किया अमेरिका ने, और अमेरिका के हमले में ईरान का कम नुकसान हुआ, उसको ज़्यादा बताया गया। अब मैं ज़रा समझना चाहूँगा कि ईरान के हमले में अल उदैद एयरबेस का कितना नुकसान हुआ, किस तरह नुकसान हुआ? देखिए, एक्चुअली इसकी रिपोर्टिंग नहीं हुई है, कोई भी इसको पूरी तरह से नहीं कह सकता है, लेकिन उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर यह कहा है। शम्स साहब, अगर आम तौर पे इस तरह पे कहीं किसी के ऊपर हमला होता है और अगर उनका नुकसान नहीं होता है, तो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर एक काम किया जाता है। वो ये होता है कि वो लोग रिपोर्टर्स को अपने उस बेस में लेकर जाते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग करवा देते हैं, क्या हो देखो हमको कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हम पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं कि वो लोगों ने इस तरह की कोई रिकॉर्डिंग ऑफर नहीं की है और खुद उन लोगों ने वहां की कोई वीडियो शेयर नहीं की है। ये जाहिरी तौर पर मैं नुकसान की बात करना चाहता हूं, लेकिन एक सबसे बड़ा नुकसान जो पूरी दुनिया में एक्सपर्ट्स ने जिसको नोट किया है, और वो ये है कि 1940 के बाद से जब जापान ने पर्ल हार्बर के ऊपर हमला किया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, उस वक्त से लेकर अब तक के 2025 तक के पिछले 85 साल में ईरान ही सिर्फ एक ऐसा मुल्क है जिसने अमेरिका के ऊपर हमला किया है और एज अ कंट्री उसकी जिम्मेदारी को कबूल किया है कि हमने हमला किया है 2 मरतबा। कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद ऐनुल असद के ऊपर और अभी इस हमले के बाद अल उदैद के ऊपर। तो अगर हम देखें कि आज के जमाने में जिस तरह का वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, इस ऑर्डर के अंदर आकर इस तरह का खुद हमला करना, तो वो जो सुपर पावर है उसकी इमेज को इसके जरिए से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है, इसमें कोई शक नहीं है। और खास तौर पे जब कोई हमला कर दे और उससे पहले आप उसे बार बार ये धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने हमला किया तो हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, और हमले के बाद में आप अमीर कतर को बीच में लेकर आते हैं सीज फायर करने के लिए और उन्हें सालिसी के लिए लेकर आते हैं, ये बताता है कि अमेरिका पर यह हमला होना ही अमेरिका फौरन जवाब देने के काबिल जो नहीं रहा है, ये खुद उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन मादी एतबार से और बेसिस में क्या क्या नुकसानात हुए हैं, उस एतबार से तो जब वीडियोज आएंगी और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरेगा तब पता चलेगा। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर का पॉइंट एक्चुअली ये है कि जितना नुकसान कम बताने की कोशिश की गई है उतना कम तो नहीं था, नुकसान ज्यादा हुआ है। बिल्कुल। ईरान ने, या कह लीजिए ईरान की पार्लियामेंट ने बाज़ाब्ता फैसला किया कि आईएईए के साथ अब कोई कोऑपरेशन नहीं होगा, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। अब तक उसकी टीम आ रही थी, जांच कर रही थी, जायजा ले रही थी क्या यूरेनियम है, नहीं है। और ईरान एनपीटी का मेंबर है, और एनपीटी का मेंबर होने के नाते ज़रूरी होता है कि इस एजेंसी को सपोर्ट करना, यूएन को एक तरह से कोऑपरेशन देना। तो एनपीटी का मेंबर रहते हुए क्या ईरान इससे अलग हो जाएगा, यूएन की इस एजेंसी को सपोर्ट नहीं करेगा? कैसे पॉसिबल है ये? जी, इसको मैं थोड़ा वजाहत करना चाहूंगा इस बात की। ईरान के ऊपर 1996 से ये एलिगेशन और ये तोहमत लगना शुरू हो गई थी इंटरनेशनल मीडिया में, और अगर आप सर्च करेंगे तो आपको भी मिलेगा कि नेतन्याहू ने 1996 में कहा था कि ईरान कुछ महीनों के अंदर जौहरी बम बना सकता है, न्यूक्लियर बम बना सकता है कुछ महीनों में। 1996 में यह कहा गया था। उस वक्त से लेकर अब तक के कभी कहा जाता है कुछ महीनों में बना सकता है, कभी कहा जाता है कुछ हफ्तों में बना सकता है, और कभी कहा जाता है कि ईरान के पास इतनी सलाहियत हो गई है कि वो कुछ दिनों में बम बना सकता है।
पिछले 30 साल से लगातार इंटरनेशनल मीडिया में ये कोशिश की जाती थी कि ईरान के ऊपर ये एलिगेशन लगाकर उस पर प्रेशर बनाया जाए। तो ईरान ने इस प्रेशर को कम करने के लिए रज़ाकाराना तौर पर वॉलंटरी कुछ प्रोटोकॉल को आईएईए के कुछ प्रोटोकॉल को अपने लिए कबूल किया था, और एक तरीके से कुछ प्रेशर होने के बावजूद भी उसने ये कहा था कि इसके बावजूद कि एक्चुअली जितना सब लोग आईएईए के साथ ताआवुन कर रहे हैं, मैं उससे ज्यादा आईएईए के साथ ताआवुन करूंगा। इसीलिए हम देखते हैं कि आईएईए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जितनी निगरानी और जितनी नेजारत करते हैं, उसका 70% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ईरान पर नेजारत में उनका जाता है। यानी एक मुल्क के ऊपर 70% नेजारत है और बाकी दुनिया के जितने ममालिक हैं उनके ऊपर 30% नेजारत है। तो ईरान ने अपनी हुस्न नीयत जाहिर करने के लिए और अपनी खैर खाही अपनी तरफ से ये बताने के लिए कि हम हुस्न नीयत के साथ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारा कोई इरादा बम बनाने का नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो आइए एक्स्ट्रा हमारे ऊपर आप निजारत और निगरानी कीजिए, इस तरह का एक्सेस दे रखा था। ईरान ने आकर अब जो ये बिल पास किया है, जो कानून बन गया है, ये कानून बनने के बाद ईरान का ये कानून आमतौर पे यहाँ पर एक शूराए निगहबान होता है, समीक्षा संसद उसको हिंदी में कह सकते हैं, उसके पास जाता है। जो कानून पार्लियामेंट में जब भी कोई कानून पास होता है तो वो दो चीजों को, उसके बाद वो समीक्षा संसद या शूराए निगहबान दो चीजों को देखते हैं, इस्लाम के खिलाफ नहीं होना चाहिए और ईरान के आईन के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो वो अप्रूव कर देते हैं। वो जब अप्रूव कर देते हैं तो ये एग्जीक्यूट होने के लिए गवर्नमेंट के पास चला जाता है। रात में उन्होंने, शूराए निगहबान ने भी इसे अप्रूव कर दिया और रात में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी अपने इंटरव्यू में क्लियर ये कहा है, ये हम लोगों के लिए लाजिमुल इजरा है, यानी इसे हम पहली फुर्सत में पूरी तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। ईरान ने किन चीजों के ऊपर पाबंदी लगाई है मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम अपना हर तरह का ताआवुन आईएईए के साथ सस्पेंड कर रहे हैं, मुलतवी कर रहे हैं, मुअल्लक कर रहे हैं, दो शर्तों के साथ में। उस वक्त तक के लिए जब तक के हमारे पास इस बात की जमानत हमें हासिल ना हो जाए कि ये जो इदारा है, ये इदारा अपनी जिम्मेदारी के ऊपर अमल करेगा। इस इदारे की पहली जिम्मेदारी ये है कि वो मुल्क जो इनका हिस्सा है, अगर इनके मुल्क के ऊपर कोई इनकी जौहरी तंसीबात, न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर कोई हमला करता है, तो इस इदारे की जिम्मेदारी है कि उस मुल्क की मजम्मत की जाए और उस मुल्क को काबू में लिया जाए और उसे सबक सिखाया जाए जिसने हमला किया है। तो अब ये जब तक के उन दोनों ममालिक के, इसराइल और अमेरिका की मजम्मत करने के साथ साथ में उनको सबक सिखाने के लिए अगर कदम नहीं उठाते हैं, तब तक के हम मुअल्लक कर रहे हैं अपने तमाम ताआवुन को इनके साथ में। दूसरी चीज इन्होंने कहा है, हमें इस बात की जमानत दी जाए कि हमारी इत्तलाआत को हमारे दुश्मन मुल्क के साथ में शेयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि सब इस बात को जानते हैं कि ईरान के साथ आईएईए के जो रिलेशन थे और इनकी जो इंफॉर्मेशन थी वो अमेरिका और इसराइल के साथ शेयर की गई है। मैं इस बात की तायीद में आपके सामने एक अजीब चीज बयान करना चाहता हूं, वो ये कि जिस वक्त ग्रोसी ने आज से कुछ दिन पहले ये कहा कि 400 किलोग्राम का जो मवाद था, इनरिचमेंट शुदा जो मटेरियल था, वो ईरान ने महफूज जगह पर जब ट्रांसफर कर दिया था, तो ग्रोसी ने ये कहा, जो आईएईए के चीफ हैं, वो ये कहते हैं हमें मालूम होना चाहिए कि आप कहां लेकर गए हैं और हमारी इजाजत के बगैर आप मूव नहीं कर सकते। इस तरह का उन्होंने कुछ जोशीला बयान दिया था। लावरोव जो मॉस्को के और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने आकर यह कहा कि ग्रोसी, क्या तुम इसलिए यह जानना चाहते हो कि तुम अमेरिका और इसराइल को बता दो कि ईरान ने उसे कहां शिफ्ट किया है? एक तरह से लावरोव भी ये बताना चाह रहे हैं कि ग्रोसी का काम यही रह गया था कि अगर उनको कुछ पता चलता है तो वो इन्फॉर्म करें अमेरिका या इसराइल को। तो ईरान ने यह कंडीशन भी लगाया है और हम सब इस बात को जानते हैं कि पिछले 15 साल में ईरानी साइंटिस्ट को एक एक करके टारगेट किलिंग के जरिए से जो मारा गया है, कहा जाता है कि इसके अंदर भी आईएईए का बहुत बड़ा किरदार था और इन लोगों के जरिए से इंफॉर्मेशन लीक होती थी और साइंटिस्ट के नाम अमेरिका इसराइल तक के पहुंचे। इसलिए ईरान ने इसके ऊपर पाबंदी लगाया है। ये पाबंदी जो ईरान ने इनके ऊपर लगाया है, इस पाबंदी के साथ में ईरान ने एक पैगाम भी ये दे दिया है
کہ हम अपना काम जारी रखेंगे, लेकिन वो जो हमने प्रोटोकॉल से ज्यादा इनके साथ ताउन किया था वो भी अब पूरी तरह से बंद हो जाएगा, और एक्स्ट्रा कैमरा अब हम इन्हें लगाने नहीं देंगे। और एक चीज मुझे याद आई कि जो इन्होंने उस बिल के अंदर पास करवाया है वो ये कि हर वो अफसर जो डुअल नेशनलिटी है उसके पास, और खास तौर पे ऐसी कंट्री की नेशनलिटी है जो दुश्मन मुल्क है यानी अमेरिका का है, या मिसाल के तौर पे डुअल नेशनलिटी में हो सकती है इसराइल या इंग्लैंड की भी हो, ऐसे डुअल नेशनलिटी के अफसर को अब हम यहां आने नहीं देंगे। तो इन्होंने इस तरह की पाबंदी लगाई है। लेकिन एक नुक्ता मैं वाजे करना चाहता हूं, ईरान ने एनपीटी से निकलने का फैसला नहीं किया है। ईरान ने एनपीटी का हिस्सा बना रहेगा, उन्होंने इसको जाहिर किया है और ये कहा है कि एनपीटी का हिस्सा बने रहने का मतलब ये होता है कि हम बम बनाने की तरफ नहीं जा रहे हैं, हमारा कोई इरादा बम बनाने का नहीं है, हम एनपीटी का हिस्सा रहेंगे, लेकिन जो प्रोटोकॉल से ज्यादा हम ताउन करते थे अब वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने पूरी तफसील बयान की। दरअसल ये समझना है कि एनपीटी का हिस्सा रहना क्यों ज़रूरी है ईरान के लिए। अगर ईरान एनपीटी से निकल जाता है तो क्या इसमें ईरान के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होगी? इसराइल भी एनपीटी का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है, इंडिया भी नहीं है, और भी कई सारे ममालिक हैं। तो ईरान क्यों एनपीटी का हिस्सा रहना चाहता है, और इसी बुनियाद पर ईरान को टारगेट किया गया? जी, शम्स साहब, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामेनेई ऑलरेडी ये फतवा दे चुके हैं, एक बार से ज्यादा वो कह चुके हैं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, हम किसी भी ऐसे हथियार के बनाने के मुखालिफ हैं इस्लामी नजरिए से कि जिसके नतीजे में बेगुनाहों की जानें जा सकती हैं। हम कोई इस तरह का हथियार नहीं बनाना चाहते हैं। तो एनपीटी का हिस्सा इस फतवे की नजर में अगर देखा जाए तो एक फॉर्मेलिटीज है, ऑलरेडी ईरान के पास ये फतवा है, और ये फतवा आयतुल्लाह खामेनेई का जो है, इस फतवे को पार्लियामेंट ने भी अप्रूव कर दिया है और ये पहले से अप्रूव्ड है। तो ईरान अगर एनपीटी का हिस्सा है तो ये तो उसकी पॉलिसी का हिस्सा है कि वो कभी बम की तरफ नहीं जाना चाहता है, और ईरान किसी भी तरह का कोई बहाना भी नहीं देना चाहता है लोगों को और इंटरनेशनल मीडिया को और खास तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज को कि जिसमें वो ईरान के ऊपर एक नए बहाने से वारिद हों। तो ईरान अगर एनपीटी का हिस्सा है तो ये इसलिए नहीं है कि उनकी तरफ से कोई प्रेशर या उनकी तरफ से कोई डर की वजह से है, नहीं, बल्कि ईरान की अपनी आइडियोलॉजी, ईरान की अपनी तालीमात इस बात का तकाजा करती हैं कि उसे बम की तरफ नहीं जाना है। लेकिन यहां पर एक इस तरह की बातें अब चल रही हैं कि अगर आईएईए अब भी अपनी जिम्मेदारी को जो उसको अंजाम देना है अमल नहीं करेगा तो हम अपने बारे में जो फैसला ले चुके हैं, बम नहीं बनाना है वो तो नहीं बनाएंगे, लेकिन मुमकिन है कि पूरी तरीके से हम इस तरह के एग्रीमेंट से भी बाहर निकल जाएंगे। और शायद कुछ लोगों ने तो यहां तक के भी जिक्र किया है कि शायद बम बनाने की तरफ भी हमको अब जाना चाहिए, इस तरह की बातें। लेकिन ऑफिशियल्स की बातें ये नहीं है, यहां मीडिया में इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर का फतवा है, पार्लियामेंट ने उसी फतवे को हूबहू पास किया है कि हम किसी भी हालत में न्यूक्लियर बम की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। एक और जो बड़ा अहम मसला है वो ये कि अमेरिका की तरफ से बार-बार ये कहा जा रहा है कि अब ईरान के साथ बातचीत होगी, टॉक होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी कहा कि ईरान के साथ डायलॉग होगा, मुज़ाकरात होगा, लेकिन ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि बातचीत नहीं होगी। क्या हकीकत है? जी, सबसे पहले मुझे ये लगता है कि अमेरिका की तरफ से ये जो कहा जा रहा है, ये उनकी गैर पुख्तगी की अलामत है, और उनके जो प्रेसिडेंट हैं, इस बात की अलामत है कि वो इस कौम के बारे में और इस खित्ते के बारे में और इनकी तारीख के बारे में वो कुछ जानते नहीं हैं। लिहाजा वो इस तरह की बातें कभी एक दिन आके कहते हैं कि यहाँ पूरी हुकूमत का तख्ता हमें पलटना है, कभी कहते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर के घर का एड्रेस भी हमारे पास है, एक तरह से जान की धमकी देते हैं कि हम उन्हें मार सकते हैं, और फिर कभी आकर कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो आपकी मदद करना चाहते हैं। और आज उनका एक बयान, कल उनका एक बयान ये भी था कि इवन हम आपके न्यूक्लियर साइट्स के अंदर भी, वो सिविलियन प्रोग्राम्स के अंदर भी हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, इस तरह के बयान उन्होंने पैसे दिया की है। उन्होंने पैसे का भी ऑफर किया है शायद कि अमेरिका पैसे देगा ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखने के लिए।
बिल्कुल, ये उनकी गैर पुख्तगी और ना तजुर्बेकारी की अलामत है। मैंने जो पैगाम आपके सामने आयतुल्लाह ख़ामेनेई का शुरू में बयान किया था, उन्होंने उसके अंदर एक और पॉइंट मेंशन किया था, मैं उस वक़्त बताना भूल गया था। उन्होंने ये कहा था कि हम एक ऐसी कौम हैं कि जिनके पास तमद्दुनी सरमाया, सकाफ़ती सरमाया और असासा कई 100 गुना ज़्यादा उनके मुकाबले में है। हमारी कौम को सरेंडर करना या हमारी कौम को धोखा देना, फ़रेब देना, ये उनको अपने तसव्वुर से भी निकाल देना चाहिए। हम सरेंडर नहीं होंगे, हम डरेंगे भी नहीं, हम झुकेंगे भी नहीं, हम किसी लालच में भी नहीं जाएँगे। हम हमारे पास जो असासा है, सकाफ़ती सरमाया है, हमारे पास जो तमद्दुनी सरमाया है, जो मज़हबी सरमाया है, वो हमें इस बात की तरफ आगे बढ़ाता है कि हम ज़ालिम के मुकाबले में डट कर खड़े रहेंगे और धोखा नहीं खाएँगे। हम सब जानते हैं कि मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है शम्सा। इमाम जी, हुसैन अलैहिस्सलाम इस कौम का और मुसलमानों का सरमाया है। कितनी अजीब बात है कि आज से 1400 साल पहले भी उनको डराने के ज़रिए से, लालच देने के ज़रिए से, जान की हिफाज़त की लालच के ज़रिए से ये कोशिश की जा रही थी कि उनके साथ किसी तरीके का समझौता किया जाए और उनको झुकाया जाए। लेकिन आज 1400 साल के बाद भी हम उनकी याद मनाते हैं, तमाम मुसलमान, और यहाँ ईरानी कौम भी उनको याद करती है और ये उनको याद करने के ज़रिए से उनसे यही हौसला और यही सीख और यही सबक हासिल करती है कि हमको ज़ालिम के दिए हुए ऑफ़र में और उसके बताई हुई धमकियों में और लालच में हमें जाना नहीं है। यहाँ के दरमियान एक मुहावरा है, यहाँ पर इस्तेमाल जी। होता है, जब दुश्मन से हाथ मिलाते हो, तो हाथ मिलाने के बाद अपनी उँगलियों को ज़रूर गिन लिया करो। कहना ये चाहते हैं इस मुहावरे के ज़रिए से कि ये दुश्मन है। अगर इसने हाथ मिलाने के लिए भी बढ़ाया है, तो अपनी उँगलियों का ख़याल रखना, कहीं ऐसा ना हो कि वो हाथ मिलाने में भी उँगलियों को काट ले। यानी ये इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं दुश्मन के मुकाबले में। और आपने देखा कि आज से कुछ साल पहले ईरान में हमने देखा कि हिजाब के लिए प्रोटेस्ट में कुछ जवान रास्ते पे जेन ज़ी आते हैं, जनरेशन ज़ेड वाले। लेकिन अब हमने देखा कि जब अमेरिका और इसराइल ने हमला किया, तो यही लोग यूनाइट हो जाते हैं। इस चीज़ को वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। सरदार सलामी जो आईआरजीसी के हेड थे और उनको 13 जून को मारा गया और यहाँ वो शहीद होते हैं, उनका एक इंटरव्यू था, एक तकरीर थी जिसमें वो ये कहते हैं, ईरान में आज से 3 साढ़े 3 साल पहले जेन ज़ी जो जवान थे, जनरेशन ज़ेड वाले, वो हिजाब के मसले में प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे और दुनिया की मीडिया ने उसको कवर किया था, सबको पता है। वो ये कहते हैं इंटरव्यू में, आज से 2.5 साल या 2 साल पहले इंटरव्यू में वो ये कहते हैं और अपनी तकरीर में भी उन्होंने इस बात को कहा है कि जिन लोगों को तुमने धोखा दिया था हिजाब के नाम पर और उनको वरगलाया था हमारे खिलाफ, यकीन करो कि बहुत जल्दी इसी लश्कर के साथ हम तुम पर हमला करेंगे और ये तुमको नाबूद करेंगे। आज से 2 साल पहले की एक तकरीर में उन्होंने ये कहा था। और यकीन जानिए कि आज ईरान के मीडिया में, आज ईरान के सोशल मीडिया में इस तरह की वीडियोस बहुत सारी पाई जाती हैं कि बहुत सारे ऐसे जवान लड़के और लड़कियां जो हिजाब में कंप्लीट नहीं है या हिजाब में वो मकशूफा है, यानी हिजाब करते भी नहीं है, कश्फ हिजाब उन्होंने किया है, आप इस टर्मिनोलॉजी को समझ सकते हैं, तो वो लोग आकर ये कहते हैं सही है कि हम हिजाब में कमजोर हैं, लेकिन नहीं, हम अपने मुल्क के लिए, अपने दीन के लिए और अपने लीडर के साथ खड़े रहेंगे। तो ये कैलकुलेशन उनका बहुत कमजोर है, उस कैलकुलेशन में वो कमजोर है वेस्टर्न कंट्रीज वाले, खासतौर पे अमेरिका। उनको ये लगता है कि कुछ नहीं, पर जाहिरी हम बात बातों कर के रहे थे जरिए। कि जो डायलॉग का ऑफर अमेरिका की तरफ से आ रहा है, तो ईरान का जाएगा डायलॉग के लिए या यहीं पर महदूद रहेगा? जी, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने रात में इंटरव्यू में एकदम कंफर्म और हतमी इस बात को जिक्र किया है, हमारा अमेरिका के साथ अभी गुफ्तगू का कोई इरादा नहीं है। वो कहते हैं कि हम अमेरिका से 15 जून को मिलने वाले थे, उस टेबल को आके इसराइल ने जला दिया 13 जून को हमला करके, और हम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में जेनेवा में टॉक की हालत में थे, जब वो मुलाकात कर रहे थे इंग्लैंड और जर्मन और फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, तो कहते हैं उसके बाद अमेरिका ने आकर यहां पर टेबल को जला दिया। तो अगर कोई हमसे ये कहता है कि आप मुज़ाकिरात और गुफ्तगू के टेबल की तरफ पलटना चाहते हैं या नहीं, तो उन्होंने जवाब में कहा कि कौन से टेबल की तरफ? एक के ऊपर हम इसराइल ने हमला कर दिया, एक की तरफ अमेरिका ने हमला कर दिया, तो अब कोई टेबल बचा ही नहीं है। अब जब टेबल नहीं बचा है तो अभी कोई भी गुफ्तगू का और टॉक का सवाल नहीं है। रात में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने इंटरव्यू में ये कहा है।
اچھا، ایک اور بڑا اہم سوال ہے اور یہ کہ ایران پر اسرائیل کا یہ حملہ ہونا، امریکہ کا حملہ ہونا، پوری دنیا میں ایران کو تنہا کرنے کی کوشش کی جو پیچھے ہے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایران لگاتار ریزسٹنس گروپ کو سپورٹ کرتا ہے، ایران فلسطین کی آزادی کی تحریک چلاتا ہے، حماس کو پورا سپورٹ ہے۔ تو اس پوری لڑائی میں ایران کی طرف سے کچھ ایسا بیان سامنے نہیں آیا، نہ سپریم لیڈر کے بیان میں اس کا تذکرہ ہے جس میں غزہ کا ذکر ہو، فلسطین کے مظلوموں کا ذکر ہو، اسرائیل کی وہاں جو دہشت گردی جاری ہے اس کا تذکرہ ہو۔ جی بالکل، اس 12-13 دن کے اندر ڈائریکٹ کسی طرح کا اس طرح کا بیان ان کی طرف سے نہیں آیا، یہ بات آپ کی ایک دم صحیح ہے، لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں، اور ایران کے لیے جس وقت ایران نے ایک طرفہ جنگ بندی کو کنڈیشنلی قبول کیا ہے، تو اس کے بعد میں الحیہ نام کے حماس کی جو لیڈرشپ میں جو ہیڈ ہیں ابھی اسماعیل ہنیہ کی جگہ جو آئے تھے، انہوں نے ایران کا شکریہ ادا کیا اس بات، خلیل الحیہ، انہوں نے ایران کا شکریہ ادا کیا ہے اس بات کے اوپر کہ اب تک کے بھی ایران نے حماس کی مدد کیا ہے، اور انہوں نے بھی اپنی طرف سے ایران کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، اور یہ دنیا کے ایکسپرٹس بھی کہتے ہیں کہ ایران کی اس جنگ کے ذریعے سے اسرائیل کی کمزوری کا اگر سب سے زیادہ پہلے مرحلے میں کسی کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور ہم سب کی دلی دعا اور خواہش بھی یہی ہے اور محسوس بھی یہی ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ سب سے زیادہ اگر کسی کا فائدہ ہوگا اسرائیل کی کمزوری سے، تو انشاءاللہ غزہ اور حماس کو ہوگا۔ بالکل، ایک آخری سوال، نیوکلیئر سائٹس پر امریکہ نے آ کر کے حملہ کیا، اسرائیل سے کچھ نہیں ہوا، تو اس حملوں کا کتنا نقصان ہوا ہے امریکہ ایران کو؟ کیا ڈیٹیل سے؟ ایک طرف امریکہ کا دعویٰ ہے پورا نقصان ہو گیا، خود امریکہ کو اپنے میڈیا ہاؤسز پر غصہ آ رہا ہے، وہاں کے صدر کو، CNN کی رپورٹر کو انہوں نے دھمکی دی ہے باہر نکالنے کی، تو ریئلٹی کیا ہے ایران میں؟ کیا اس پر انٹرنل رپورٹ ہے؟ جی، میں 3 مرتبہ ایران کے سائٹ فوردو کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ جی پہلے اس دن جس دن اسرائیل نے حملہ کیا تھا، اور اسرائیل نے حملہ کرنے کے بعد اعلان کیا تھا کہ نیوکلیئر سائٹس کو ہم نے پوری طرح سے ناکارہ بنا دیا ہے، اب وہ کسی طرح سے ایران کے لیے کام نہیں آئیں گی، اور ہم نے اسے ناکارہ بنا دیا ہے۔ دوسری مرتبہ حملہ کیا ٹرمپ نے، امریکہ نے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے پوری طرح سے نابود کر دیا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی ایک تعارض ہے اور ایک ٹکراؤ ہے کہ انہوں نے، اسرائیل نے پہلے کہا ہم نے ناکارہ بنا دیا ہے، ختم کر دیا، دوسری مرتبہ ٹرمپ نے کہا۔ ٹرمپ کے حملے کے دوسرے دن پھر ایک مرتبہ اسرائیل نے حملہ فردوں کے اوپر کیا اور کہا کہ اب ہم نے نابود کر دیا ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تینوں دعووں کے اندر خود ٹکراؤ ہے۔ اگر ٹرمپ کے حملے سے پوری طرح سے نابود ہو گیا تھا تو پھر اسرائیل کو حملے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ یہ ایک الگ گفتگو ہے، لیکن ایران نے اوور آل یہ قبول کیا ہے کہ ایران کی نیوکلیئر سائٹس کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ ایران نے یہ بھی قبول کیا ہے کہ ان کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ ایران نے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بیان دیا ہے کہ جو نقصان پہنچا ہے وہ بنیادی یا اساسی نقصان نہیں پہنچا ہے، کچھ ٹائم کے لیے ہم لوگوں کا یہ پروگرام ڈیلے ہو جائے گا اور کچھ ٹائم میں ہم اس کو ریسٹارٹ کر دیں گے، لیکن بنیادی نقصان ہمیں نہیں پہنچا ہے۔ ایران نے یہ اپنی طرف سے قبول کیا ہے، لیکن ہر طرح کے بنیادی نقصان پہنچنے کو ایران نے جھٹلایا ہے۔ لیکن ان کے 3 مرتبہ کے حملوں کے ہر مرتبہ کے حملے میں یہ بیان کہ ہم نے نابود کر دیا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ نہ پہلے حملے کا ان کا دعویٰ سچ تھا، نہ دوسرے حملے کا دعویٰ سچ ہے، اور تیسرے حملے کے بعد میں بھی ایران کا یہ بیان بتا رہا ہے کہ وہ نابود تو نہیں ہوا ہے، اور جتنا نقصان بتایا گیا ہے اس کے مقابلے میں بہت کم نقصان ہوا ہے۔ دقیق ایران نے نقصان کو بیان نہیں کیا ہے۔ بالکل، بہت شکریہ محمد حسین صورت والا صاحب، آپ ایران سے ڈائریکٹ ہمارے ساتھ جڑے اور تمام مدعوں پر بات چیت ہوئی، اور سچائی یہی ہے کہ امریکہ نے اور اسرائیل نے جتنا دعویٰ کیا کہ اس نے ایران کو تباہ و برباد کر دیا، ختم کر دیا، کسی بھی ایجنڈا میں کامیابی نہیں ملی، اور پوری دنیا کے ایکسپرٹ اب آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس پوری لڑائی میں، اس پوری جنگ میں ہار امریکہ کی بھی ہوئی ہے اور اسرائیل کی بھی ہوئی ہے، کیونکہ ان دونوں نے 2 ہدف طے کیا تھا، ریجیم چینج کرنا اور نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کرنا، اور اب انہی کے لوگ آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے کسی میں بھی ان کو کامیابی نہیں ملی۔ ادھر اسرائیل کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، ٹرمپ نے خود آ کر کے کئی بار کہہ دیا کہ میں نے اسرائیل کو بچایا ہے ورنہ وہ تباہ ہو جاتا۔ بھلے ہی ایران سے خبر آئی کہ وہاں 600 لوگوں کی موت ہوئی ہے، لیکن اسرائیل میں بھی تقریباً 100 لوگوں کی ضرور موت ہوئی ہے، اور اسرائیل کو لگ رہا تھا کہ ہمارے یہاں ایک کی بھی موت اگر ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے بڑی آفت ہے، ان
ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لوگوں کی جان کی بہت زیادہ قیمت ہے، اور اسرائیل کی جو تباہی ہے، جو تصویریں سامنے آئی ہے، اس نے پوری دنیا کو دیکھا ہے، اور اب خود امریکہ کے صدر پر امریکہ میں سوال اٹھ رہا ہے، وہاں کی میڈیا یہ ہمت کر رہی ہے سچ دکھانے کی، اور وہ امریکی صدر ٹرمپ کو برداشت نہیں ہے، اور ایک صدر ہونے کے ناطے ان کا جو لب و لہجہ ہے وہ ناقابل بیان ہے، اور اندازہ نہیں لگا سکتا کہ جو ملک اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، جو دنیا کا سب سے سپر، اور جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ کو گریٹ بنانا ہے، ان کے لب و لہجے عورتوں کے لیے، جرنلسٹ کے لیے اس طرح کے ہو سکتے ہیں۔ آپ سب کو کیسی لگی حسین صورت والا صاحب کی گفتگو؟ آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، دوبارہ ہم رابطہ کریں گے اور جانیں گے ان سوالوں کا جواب۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ حسین صاحب۔ آپ کا بھی شکریہ، خدا حافظ، اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر